अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो नॉवल है कैदी नंबर 520 एपिसोड 9। घर पहले से ज्यादा सुनसान लगने लगा था। दीवार की घड़ी की आवाज भी अब अजीब उदासी देती थी। टिक टिक टिक। नवाल के अब्बू चारपाई पर बैठे थे। हाथ में नवाल की बचपन की तस्वीर थी। वो उसे बार बार देखते और हर बार उनकी आंखें भीग जाती। सायरा किचन से चाय लेकर आई, मगर दरवाजे पर रुक गई। वो कई दिनों से यही मंजर देख रही थी। एक बाप जो हर दिन थोड़ा थोड़ा टूट रहा था। उन्होंने तस्वीर से नजरें ना हटाते हुए कहा, सायरा, मेरी नवाल वापस आ जाएगी ना? उनकी आवाज में ऐसी बेबसी थी कि सायरा का दिल कांप गया। वो आहिस्ता से उनके करीब बैठी। चचा, अल्लाह बड़ा है, नवाल जरूर वापस आएगी। मगर ये कहते हुए उसकी अपनी आवाज भी भर गई। वो बहुत डर जाती है सायरा। इसे लोगों की पहचान नहीं है, कैसी होगी, और पता नहीं कौन लोग मेरी बेटी को ले गए, किन हालात में होगी। उन्होंने रोते हुए कहा। इसी ऊंची आवाज से भी खौफ आता था। वो अकेली कैसे होगी? सायरा कहती, चचा, नवाल को ढूंढना होगा। वो लोग खतरनाक लग रहे थे। अगली सुबह वो दोबारा पुलिस स्टेशन गई। इस बार उनके कदम पहले से ज्यादा कमजोर थे, मगर दिल में एक आखिरी उम्मीद बाकी थी। इस बार डेस्क पर एक दूसरा ऑफिसर बैठा था, उम्र में कुछ बड़ा, चेहरे पर सख्ती कम थी। उसने नवाल के अब्बू को गौर से देखा। बेटा? नवाल के अब्बू की आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी को ढूंढ दें, वो कहीं खो गई है। ऑफिसर कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, आप कई दिनों से आ रहे हैं ना? उन्होंने फौरन सर हिला दिया। ऑफिसर की आंखों में पहली बार हमदर्दी आई। आप फिक्र ना करें, मैं कोशिश करता हूं। ये सुनकर नवाल के अब्बू की आंखों में फौरन आंसू आ गए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, आप घर जाएं, इंशाअल्लाह आपकी बेटी मिल जाएंगी। ऑफिसर ने नवाल की तस्वीर ली, उसके फोन रिकॉर्ड्स, ट्रैवल डिटेल्स और उस एजेंसी का नाम चेक करना शुरू किया जहां से नवाल बाहर गई थी। कई दिन गुजर गए। नवाल कॉरिडोर साफ कर रही थी। हाथों में जख्म थे, चेहरा थकन से मुरझा चुका था। कुछ औरतें हंस रही थीं, कुछ उसके पास से गुजरते हुए उसे 520 कहकर बुलाती। अब उसका असल नाम जैसे खत्म हो चुका था। वो फ्लोर साफ करते करते अचानक रुक गई। उसे अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे दिल कह रहा हो, अब्बू रो रही हैं। उसने आहिस्ता सी आंखें बंद की। या अल्लाह, मेरे अब्बू को हिम्मत देना। इसी लम्हे पाकिस्तान में नवाल के अब्बू उसकी बचपन की तस्वीर सीने से लगाकर रो रहे थे। मेरी बच्ची, तुमने ये सब अकेले कैसे बर्दाश्त किया होगा? सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। गली में बच्चे खेल रहे थे, मगर नवाल के घर के बाहर अजीब खामोशी थी। वो दरवाजे के पास चारपाई पर बैठे थे। चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। कई दिनों से ना ठीक से खाना, ना नींद। रात काफी गहरी हो चुकी थी। कॉरिडोर की डिम लाइट्स दीवारों पर अजीब साए बना रही थीं। ज्यादातर कैदी अपने बंक्स पर लेटी थीं, मगर जेल में मुकम्मल सुकून कभी नहीं होता था। कहीं किसी की चीख, कहीं किसी का रोना, कहीं गार्ड्स के हेवी बूट्स। और इन्हीं आवाजों के दरमियान नवाल लॉन्ड्री बैग्स उठाए कॉरिडोर से गुजर रही थी। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। पिछले कई दिनों से मुसलसल काम, भूख और टॉर्चर ने उसकी हालत खराब कर दी थी। चेहरा पहले से ज्यादा जर्द था, होंठ खुश्क और आंखों के नीचे गहरे सियाह हल्के। आज उसे बार बार अब्बू याद आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में भी दर्द हो। अब्बू। उसकी आंखें भर आईं। कॉरिडोर के दूसरे कोने में विनीसा खड़ी थी। उसके साथ 3 औरतें और थीं। सबकी नजरें नवाल पर थीं। एक औरत आहिस्ता से बोली, शी लुक्स डेड ऑलरेडी। विनीसा हल्का सा हंसी, नो, नॉट येट।
अचानक ही गार्ड ने नवाल की तरफ इशारा किया। 520 बेसमेंट क्लीनिंग। नवाल के कदम रुक गए। बेसमेंट जेल का सबसे खौफनाक हिस्सा था। अंधेरा, गीला फर्श, और वहां अक्सर डेंजरस कैदियों को काम पर भेजा जाता था। प्लीज, मैं अकेली। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर जवाब में गार्ड ने सख्त लहजे में कहा, मूव। नवाल आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतर रही थी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ रही थी। नीचे बहुत कम रोशनी थी, सिर्फ एक पुरानी फ्लिकरिंग ट्यूबलाइट। वो सफाई शुरू करती है। हर तरफ पुराने बॉक्सेस, बदबू और नमी। अचानक उसे महसूस हुआ वो अकेली नहीं है। टैप टैप। नवाल फौरन पलटी और उसका सांस रुक गया। वनीसा और उसकी 2 साथी औरतें बेसमेंट में दाखिल हो चुकी थीं। दरवाजा आहिस्ता से बंद हुआ। क्लैंग। प्लीज। वो खौफ से पीछे हटी, मगर दीवार से जा लगी। वनीसा आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आई। डू यू नो वाई आई हेट यू 520? नवाल खामोश रही। उसके हाथ कांप रहे थे। बिकॉज नो मैटर हाउ मच पेन यू गेट, यू स्टिल प्रे। नवाल की आंखों में फौरन आंसू आ गए। उसने दिल में आहिस्ता से दुआ पढ़ी। अचानक वनीसा ने उसके बाल जोर से पकड़ लिए। आह! नवाल दर्द से चीख पड़ी। उसे जोर से दीवार के साथ धक्का दिया गया। उसके सर में शदीद दर्द उठा। एक औरत ने नवाल के हाथ से ब्रश छीनकर दूर फेंक दिया। दूसरी ने तंजिया अंदाज में कहा, शी इज क्राइंग अगेन। वनीसा ने नवाल का कॉलर पकड़ लिया। ये जेल तुम्हें तोड़ देगी। तुम कभी यहां से ठीक वापस नहीं जाओगी। उस लम्हे नवाल को सिर्फ अपने अब्बू याद आए। अब्बू। उसकी आवाज टूट गई। विनीसा ने उसे जोर से धक्का दिया। नवाल जमीन पर गिरी। उसका हाथ लोहे के बॉक्स से टकराया। जख्म खुल गया। हाथ से खून बहने लगा, मगर बेसमेंट में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक ऊपर से फुटस्टेप्स की आवाज आई। गार्ड बेसमेंट की तरफ आ रही थी। विनीसा फौरन पीछे हट गई। वो नवाल के करीब झुकी। टेल एनीवन एंड नेक्स्ट टाइम विल बी वर्स। विनीसा और बाकी औरतें चली गईं। दरवाजा बंद हो गया। नवाल जमीन पर बैठी रही। हाथ से खून बह रहा था, सांस टूट रही थी और आंखों से खामोश आंसू गिर रहे थे। उसने आहिस्ता से कांपते हाथ उठाए। या अल्लाह, मेरे अब्बू को मुझ जैसा दर्द कभी ना देना। बेसमेंट की सर्द जमीन पर बैठी नवाल को पहली बार लगा, शायद ये जेल सिर्फ जिस्म नहीं, रूह भी तोड़ देती है। सूरज आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा था। गली में बच्चे खेल रहे थे, मगर नवाल के घर के बाहर अजीब खामोशी थी। वो दरवाजे के पास चारपाई पर बैठी थी। चेहरा पहले से ज्यादा कमजोर लग रहा था। कई दिनों से ना ठीक से खाना, ना नींद, बस हर वक्त एक ही इंतजार, कोई खबर आ जाए। अचानक गली में फिर पुलिस मोबाइल आकर रुकी। महल्ले वाले फौरन चौंक गए। फिर पुलिस आ गई। लगता है नवाल का कुछ पता चला है। वही ऑफिसर गाड़ी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। साहब, मेरी बच्ची। उनकी आवाज उम्मीद और खौफ दोनों से भरी हुई थी। ऑफिसर ने आहिस्ता से कहा, चचा, हमें कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली है। गली में खड़े लोग फौरन खामोश हो गए। सबकी नजरें ऑफिसर पर थीं। उस्मानी के मेन ग्रुप के कुछ लोग लंदन में पकड़े गए हैं। लंदन? इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपकी बेटी आखिरी बार इन्हीं लोगों के साथ देखी गई थी। ये सुनते ही नवाल के अब्बू की आंखें खाली सी हो गईं। लेकिन चचा, अभी कुछ कंफर्म नहीं। ये भी मुमकिन है कि आपकी बेटी धोखे से इन लोगों के साथ फंस गई हो। वो जिंदा होगी ना? चंद लम्हे के लिए वो भी खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, आप दुआ करें, अल्लाह खैर करेगा। हम कोशिश कर रहे हैं। नवाल के अब्बू ने फौरन चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आंखों से आंसू निकल चुके थे।
पुलिस के जाते ही पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। लंदन में पकड़ी गई है, गलत लोगों के साथ थी, पता नहीं क्या क्या करती होगी। 2 औरतें गली के कोने में खड़ी बात कर रही थीं। हमें तो पहले ही शक था, इतनी जल्दी बाहर मुल्क जाने वाली लड़कियां अक्सर। दूसरी औरत ने अफसोस से सर हिलाया। बेचारे बाप की इज्जत भी खाक में मिल गई। वो दरवाजे के करीब खड़े थे। हर लफ्ज उनके दिल में तीर की तरह लग रहा था। उन्होंने आहिस्ता से दीवार का सहारा लिया। उनके होंठ कांप रहे थे। मेरी नवाल ऐसी नहीं है। मगर ये अल्फाज सिर्फ दिल में रह गई, जबान से बाहर ना निकल सकी। इसी वक्त सायरा तेजी से वहां आई। उसने लोगों की बातें सुन ली थी। शर्म नहीं आती आप लोगों को? वो गुस्से से बोली। किसी की बेटी के बारे में ऐसे बात करते हैं? चंद लम्हों के लिए सब खामोश हो गई। वो फौरन उनके करीब बैठी। चचा, आप लोगों की बातों की फिक्र ना करें। सायरा, अगर मेरी बच्ची वाकई मुश्किल में हुई तो? उसने उनके हाथ पकड़ लिए। नवाल गलत नहीं हो सकती। मैं उसे जानती हूं। वो सिर्फ आपके लिए गई थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी बेटी को लोगों की नजरों से बचा ले। रात आहिस्ता आहिस्ता पूरे मोहल्ले पर फैल गई। लोग घरों में चले गए, मगर नवाल के घर में एक बाप अब भी जाग रहा था, और हजारों मील दूर लंदन की जेल में नवाल को यह भी मालूम नहीं था कि उसके नाम पर अब उसके अपने मोहल्ले में भी बातें होने लगी हैं। कई दिनों से जेल में एक अजीब तब्दीली आई हुई थी। वनेसा सुबह जेल से बाहर चली जाती और सिर्फ रात को वापस आती। एक औरत ने आहिस्ता से दूसरी से कहा, हर सन इज इन हॉस्पिटल। पता चला वनीसा का टीनेज बेटा शदीद बीमार था। वो दिन भर हॉस्पिटल में उसके पास रहती, इसीलिए जेल में कम वक्त गुजार रही थी। और इन्हीं दिनों में नवाल की जिंदगी में पहली बार थोड़ा सुकून आया। अब कोई उसकी ट्रे नहीं छीनता था। वो आराम से खाना खा लेती, गरम सूप, ब्रेड और कभी कभी चावल भी। चंद दिन बाद उसके जख्म भरने लगे, चेहरे की जर्दी कम हुई, आंखों के नीचे स्याह हल्के हल्के होने लगे। रात को वो बंक पर लेटकर सुकून से सांस ले पाती थी, क्योंकि वनीसा रात को आती तो सब सेल्स लॉक हो चुके होते। वो चाहकर भी नवाल तक नहीं पहुंच सकती थी। हर रात सोने से पहले नवाल हाथ उठाती, या अल्लाह वो वापस ना आए। फिर फौरन चौंक जाती, नहीं, किसी मां के बच्चे को तकलीफ ना देना। इतना जुल्म सहने के बावजूद उसके दिल में नफरत पैदा नहीं हुई थी। अब वो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझने लगी थी। रोज गार्ड्स की बातें सुनकर, कैदियों को देखकर वो छोटी छोटी जुमले बोलना सीख रही थी। एक दिन कैफेटेरिया में एक औरत ने हैरत से उसे देखा। शी लुक्स डिफरेंट नाउ। वाकई चंद दिन के सुकून ने उसके चेहरे को बदल दिया था। लंबे स्याह बाल, साफ जिल्द और बड़ी खौफजदा आंखें। अब वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी थी, मगर उसकी आंखों में अब भी उदासी थी। ऐसी उदासी जो शायद हमेशा के लिए वहां रहने वाली थी। उस रात वो सेल की छोटी सी खिड़की से बाहर लंदन का आसमान देख रही थी। हल्की बारिश हो रही थी। अब्बू, वो आहिस्ता सी बोली, मैं वापस आना चाहती हूँ। आसमान पर हल्के बादल थे। गली में मगरिब की अजान की आवाज गूंज रही थी, मगर नवाल के घर के अंदर अब भी उदासी फैली हुई थी। वो चारपाई के किनारे बैठी थी, चेहरा कमजोर, आंखें सूजी हुई और हाथ में नवाल की तस्वीर। वो कई रातों से ठीक से सोए नहीं थे। हर वक्त सिर्फ एक ही सोच, मेरी बच्ची वहां किस हाल में होगी। सायरा किचन के दरवाजे से उन्हें देख रही थी। उसका दिल बार बार टूट रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, चचा, आप कुछ खा लें। उन्होंने सर हिलाया। मेरी नवाल भूखी होगी, मैं कैसे खा लूं? ये कहते हुए उनकी आवाज भर गई। कुछ लम्हे बाद अचानक वो जैसे किसी सोच में डूब गए। फिर आहिस्ता से बोले, नहीं। सायरा ने चौंक कर देखा। कौन? मेरा पुराना दोस्त हाजी नईम। उसका बेटा लंदन में है। उनकी आंखों में कई दिन बाद हल्की सी उम्मीद आई। शायद वो मेरी नवाल तक पहुंच जाएं। सुबह के वक्त जेल के अंदर हमेशा की तरह शोर था। लोहे के दरवाजे बंद होने की आवाजें, गार्ड्स की सख्त चीखें और कैदी औरतों की लड़ाइयां।
मगर इन सब के दरमियान नवाल हमेशा खामोश रहती थी। विनीसा अब भी जेल में नहीं होती थी। वो सुबह कहीं चली जाती और सिर्फ रात को वापस आती, और यही चंद घंटे नवाल के लिए नीमत बन गए थे। मगर इसके बावजूद विनीसा का नाम सुनते ही उसके हाथ कांपने लगते। रात के करीब आते ही नवाल बेचैन हो जाती, हर कदमों की आवाज पर चौंक जाती। हर बार कॉरिडोर में शोर सुनकर दिल धड़कने लगता, कहीं वो वापस ना आ गई हो। नवाल चुपचाप अपने काम करती रहती, कपड़े फोल्ड करना, फ्लोर साफ करना, किचन ड्यूटी। वो कभी किसी से उलझती नहीं थी। बाकी औरतें अब उसे पहले जैसा कमजोर नहीं समझती थीं, क्योंकि इतना जुल्म सहने के बावजूद वो अब भी जिंदा थी। एक दिन कैफेटेरिया में एक कैदी आहिस्ता से बोली, शी इज क्वाइट। शायद वाकई उसकी ताकत चीखने में नहीं, सब्र में थी। हर रात लाइट्स डिम होने के बाद नवाल अपने बंक के करीब फर्श पर चादर बिछाती, फिर खामोशी से नमाज पढ़ती। उसके हाथों के पुराने जख्म अब भी वाज़ेह थे। सजदे में जाते वक्त दर्द होता, मगर वो कभी नमाज नहीं छोड़ती थी। या अल्लाह, मेरे अब्बू को सलामत रखना, उनको मेरी वजह से ज्यादा रोना ना पड़े। कभी कभी दुआ करते करते उसकी आवाज रोने लगती। मैं वापस जाना चाहती हूँ, मैं अपने अब्बू के पास जाना चाहती हूँ। अब वो थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलने लगी थी, सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंसेस। अब वो वक्त पर खाना खाने लगी थी, सूप, ब्रेड, राइस। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करने लगा। चेहरे की जर्दी कुछ कम हुई, बाल फिर से नरम और लंबे लगने लगे, और आंखों में हल्की रोशनी वापस आने लगी। मगर वो उदासी जो जेल ने उसकी रूह में भर दी थी, अब भी बाकी थी। हर रात जब कॉरिडोर में हैवी बूट्स की आवाज गूंजती, नवाल फौरन खामोश हो जाती, सांस रोक लेती, कहीं वनीसा ना हो। उस औरत ने नवाल के अंदर ऐसा खौफ भर दिया था कि अब वो ख्वाबों में भी उससे डरने लगी थी। रात को नवाल छोटी सी खिड़की के पास बैठ जाती, दूर लंदन की लाइट्स नजर आती। वो खामोशी से आसमान देखती। अब्बू, आप ठीक होंगे ना? और दिल की बातें अपने अब्बू से करती, और दिन रात इस कैद से आज़ादी की दुआ करती।